हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत चाइना के बीच इसी हफ्ते हो सकती है कोर कमांडर लेवल की 11वीं बैठक। जी हां दोस्तों, इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे पर बात होगी दोस्तों बताएंगे दोस्तों आपको ये खबर। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर प्रशांत महासागर को मिसाइलों से पाटने की तैयारी में जुट गया है अमेरिका। चाइना और रूस की निकालेगा हेकड़ी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या है ये। साथ ही बताएंगे जहाँ पड़ोसियों के लिए खतरा बन गया है ड्रैगन। ताइवान के वायु क्षेत्र और फिलीपींस की जल क्षेत्र में घुसे चीन के सैन्य जहाज। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, जिसके बाद ताइवान और फिलीपींस में हड़कंप मच गया। दोस्तों आगे क्या हुआ वो भी बताएंगे आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बांग्लादेश यात्रा के खिलाफ ये दो समूह। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इसको लेकर सुरक्षा खतरे पर बड़ी बात कह दी है। दोस्तों बताएंगे वो कौन से दो समूह है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के बांग्लादेश यात्रा के खिलाफ है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर सुखोई Su-30 के रहते अजरबैजान से युद्ध कैसे हार गया आर्मीनिया। इसको लेकर भी पीएम निकोल पशिनियन ने बड़ा खुलासा कर दिया है दोस्तों। साथ ही बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है दोस्तों। अमित शाह जी ने बड़ी घोषणा कर दी है बंगाल को लेकर। बताएंगे CAA से लेकर महिलाओं को आरक्षण को लेकर ये सारी जानकारी देंगे दोस्तों आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर कोरोना के चलते इस राज्य के स्टेशन से लौटा दी गई है ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, अब यात्रियों को लौटाए जाएंगे पूरे टिकट के पैसे। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कहां की बात है, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव और भारतीय सेना है, तो हमारा देश गर्व से जी रहा है और बंगाल में इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनकर रहेगी। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत चीन के बीच इसी हफ्ते हो सकती है कोर कमांडर लेवल की 11वीं बैठक। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच विवादों को हल करने के लिए दोनों ही देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की 11वें राउंड की बैठक इसी हफ्ते होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले साल अप्रैल मई महीने से चल रहे सीमा विवादों को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की 10 बैठकें पहले से ही हो चुकी हैं। पिछले ही हफ्ते दोनों देशों के बीच कूटनीतिक लेवल पर बैठक हुई है। अब इस बैठक के बाद बताया ये जा रहा है कि दोनों ही देशों के बीच में कोर कमांडर लेवल की बातचीत जल्द ही यानी इसी हफ्ते हो सकती है। एक सरकारी सूत्र ने इंडिया टुडे को बताया है कि इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच गोगरा हाइट्स, CNC जंक्शन और डेप्सोंग प्लेन्स क्षेत्रों को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने पर रहेगा। जी हां दोस्तों, दोनों ही साइड कोर कमांडर लेवल की 11वीं बातचीत की सफलता को दोहराना चाहते हैं। दोनों ही देश चाहते हैं कि जिस तरह पिछले महीने पेंगोंग लेक एरिया में दोनों देशों ने उन क्षेत्र का असैन्यकरण किया है, अपने सैनिकों को वापस विवाद से पहले वाली जगह बुला लिया, ठीक उसी तरह बाकी क्षेत्रों में चल रहे सीमा विवादों को बातचीत से ही सुलझा लिया जाए। भारत इसी तर्ज पर डेप्सोंग प्लेन्स एरिया पर विस्तार से बातचीत करना चाहता है, जहां चीन ने 3000 से अधिक सैनिक और भारी सैन्य वाहन जमा रखे हैं। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत चाइना के बीच 11वीं बैठक भी सफलता पूर्वक होने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में भारत हमेशा से शांति चाहता आया है ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि चाइनीज सरकारों तक ये बात पहुंचे और शर्मिंदगी फील हो। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो प्रशांत महासागर को मिसाइलों से पाटने की तैयारी में है अमेरिका। चाइना रूस की हेकड़ी अब होगी गुम। जी हाँ दोस्तों, चीन और रूस से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने प्रशांत महासागर और चीन सागर को अटैक और इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस करने का फैसला
फैसला कर लिया है। अमेरिकी नौसेना के इंडो पैसिफिक कमांड के प्रमुख एडमिरल फिलिप एस डेविडसन की चेतावनी के बाद अमेरिकी कांग्रेस इस प्रस्ताव को मंजूरी देने जा रही है। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी कांग्रेस की रक्षा मामलों से संबंधित एक शक्तिशाली कमेटी के सामने चीन और रूस से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए मिसाइल डिफेंस बेस बनाने का अनुरोध किया था। पेंटागन ने इंडो पैसिफिक डिटरेंस एक्ट के अंतर्गत एक जमीनी एकीकृत एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की स्थापना के लिए लगभग 98 मिलियन डॉलर के बजट को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। इस डिफेंस सिस्टम के जरिए अमेरिका एक साथ चीन और रूस की संयुक्त चालबाजियों पर निगाह रखना चाहता है। दरअसल अमेरिका को प्रशांत महासागर के गुआम में स्थित अपने नौसैनिक अड्डे को लेकर चिंता सताई जा रही है। पिछले साल ही चीन ने गुआम पर हमले का एक नकली वीडियो जारी किया था। उधर चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना को बना लिया है। दोस्तों, अमेरिका इस प्रपोजल के जरिए गुआम में एक एकीकृत डिफेंस सिस्टम को स्थापित करेगा। ये सिस्टम दुश्मनों की मिसाइलों को नुकसान पहुंचाने से पहले ही ट्रैक कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे एंटी मिसाइल सिस्टम उसे हवा में ही मार गिराने में सक्षम हो जाएगा। ऐसे में अब रूस और चाइना की खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब तक का सबसे ज्यादा एडवांस सिस्टम इस मिसाइल में डाला गया है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी अमेरिका के इस कारनामे का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में कांग्रेचुलेशन अमेरिका जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पड़ोसियों के लिए बड़ा खतरा बन गया है ड्रैगन। ताइवान के वायु क्षेत्र और फिलीपींस के जल क्षेत्र में घुसे चीन के सैन्य जहाज। जी हाँ दोस्तों, फिलीपींस के जल क्षेत्र में चीन के 220 सैन्य जहाजों के घुसने का मामला प्रकाश में आया है। फिलीपींस के तट रक्षक बल ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर स्थित विवादित चट्टान के पास इन जहाजों को 7 मार्च को देखा गया। खास बात ये थी कि इन जहाजों को चीन के नौसेना से जुड़े कर्मचारी चला रहे थे। तो उधर रविवार को ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में चीन के लड़ाकू विमानों के घुसने का पता चला है। दोस्तों, 17 मार्च के बाद ये पहला मौका है जब चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के रक्षा क्षेत्र में घुसे हैं। एक पत्रकार ने जब ट्विटर के माध्यम से फिलीपींस के विदेश मंत्री टीओडोर लॉसिन से जब ये पूछा कि क्या वो राजनयिक विरोध दर्ज कराएंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा तभी संभव है जब सैन्य जनरल इस संबंध में उन्हें जानकारी देंगे। आपको ज्ञात हो दोस्तों कि इससे पहले भी ताइवान की सीमा में 11 चीनी लड़ाकू विमान घुस गए थे। ताइवान की वायुसेना ने उनका पीछा करते हुए खदेड़ दिया था। इस दौरान ताइवान ने मिसाइल सिस्टम भी अलर्ट कर दिया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीन लगातार इस तरह के प्रयास करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से शुरू से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो आपको ये खबर पता होगा कि पहले भी 11 चीनी लड़ाकू विमान घुसे हुए थे। कितने भाइयों को पता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलते अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बांग्लादेश यात्रा के खिलाफ वामपंथी और कट्टरपंथी इस्लामी समूह, जिसको लेकर सरकार ने सुरक्षा खतरे पर कह दी। ये बड़ी बात बता दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी महीने के आखिर में 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर जा रहे हैं। इसी बीच वहां के कुछ वामपंथी और कट्टरपंथी इस्लामी समूह की यात्रा के खिलाफ है, जिसके चलते सुरक्षा को लेकर खतरा जताया जा रहा है। इस पर अब बांग्लादेश सरकार की ओर से बयान आया है। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2 दिवसीय दौरे पर किसी तरह के सुरक्षा खतरे से इंकार किया है। बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि कुछ वामपंथी और कट्टरपंथी इस्लामी समूह उनकी यात्रा के खिलाफ है, लेकिन इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे। वो देश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह और इसके संस्थापक बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की जयंती में शिरकत करेंगे। कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद किसी देश की उनकी ये पहली यात्रा होगी दोस्तों। ऐसे में मोदी जी के बांग्लादेश के दौरे को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या मोदी जी के लिए ये दौरा
दौरा अच्छा रहेगा दोस्तों, या फिर उनको ये दौरा कैंसिल कर देना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मोदी जी के इस बात को लेकर चलते अगली खबर की तरफ, जहां सुखोई Su-30 के रहते अजरबैजान से युद्ध कैसे हार गया आर्मीनिया। प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन का हुआ ये बड़ा खुलासा। बता दें, नागोर्नो काराबाख की जंग में अजरबैजान के हाथों बुरी तरह हारने के बाद आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन लगातार निशाने पर है, और यही कारण है कि हाल में ही सेना के एक विद्रोही धड़े ने उनके खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद की थी। प्रधानमंत्री पशिनियन पर आरोप है कि उन्होंने युद्ध के दौरान रूस से खरीदे गए सुखोई Su-30 SM लड़ाकू विमानों का उपयोग नहीं किया। युद्ध खत्म होने के करीब 4 महीने बाद चुप्पी तोड़ते हुए प्रधानमंत्री पशिनियन ने दावा किया कि हमने जो लड़ाकू विमान रूस से खरीदे थे उनमें मिसाइलें नहीं लगी हुई थी, और यही कारण युद्ध के मैदान में इन लड़ाकू विमानों का उपयोग नहीं किया गया था। दरअसल रूस ने दूसरे देशों में Su-30 SM के लिए मिसाइलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां हांगकांग के लोकतंत्र को कुचल रही है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। जी हाँ दोस्तों, हांगकांग में लोकतंत्र को कुचलने के लिए चीन हर कोशिश को सफल करने में लगा हुआ है। चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के 1 साल के भीतर कठोर चुनावी प्रणाली सुधार के लिए एक विधायी प्रक्रिया शुरू कर दी है। चीन का ये कदम हांगकांग में उसके खिलाफ हो रहे राजनीतिक विरोध को कम कर सकता है। एक अमेरिकी समाचार पेपर के मुताबिक चीन ने शहर की सामान्य रूप से विवादास्पद राजनीति में एक मूलभूत बदलाव की योजना बनाई है। कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने घोषणा की है कि चीन की राष्ट्रीय विधायिका ने हांगकांग में चुनाव नियमों को फिर से लिखने की योजना बनाई है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये क्षेत्र देशभक्तों द्वारा चलाया जाए, जिसे बीजिंग राष्ट्रीय सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार लोगों के रूप में परिभाषित कर सके। हालांकि अंतरराष्ट्रीय निंदा के बावजूद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP ने 11 मार्च को हांगकांग की चुनावी प्रणाली के सुधार पर एक विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसे लेकर आलोचकों का कहना है कि इससे विरोधी स्वर और तेज हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां लद्दाख गतिरोध को खबर है कि अमेरिका नहीं मानता कि तनाव के दौरान युद्ध की कगार पर पहुंच गए थे भारत और चीन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने शनिवार को दिल्ली में कहा कि वॉशिंगटन को कभी ये नहीं लगा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर गतिरोध के दौरान भारत और चीन युद्ध की कगार पर पहुंच गए थे। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच हाल ही में लद्दाख में तनाव चरम पर पहुंच गया था और सेनाएं तैनात कर दी गई थी। दोस्तों, ऐसे में अब दिल्ली कैसे अमेरिका को ये विश्वास दिलाए कि चाइना और भारत युद्ध की कगार पर पहुंचे थे? क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग? क्या अमेरिका को बताना जरूरी है दोस्तों ये बात? अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल नहीं तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो कांगो के राष्ट्रपति चुनाव पर मंडराए संकट के बादल। विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार को कोरोना, अस्पताल में हो गए भर्ती। बता दें, रिपब्लिक ऑफ कांगो में राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दल के एक प्रबल उम्मीदवार कोरोना वायरस के संक्रमित पाए गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गाय ब्राइस पारफाइट कोलेलास के रिश्तेदार ने यह जानकारी दी है। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां कोविड-19 से जुड़ी खबर। पाकिस्तान ने 12 देशों की उड़ानों पर लगा दी है पाबंदी, लेकिन इस देश को दे डाली है छूट। बता दें, पाकिस्तान में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। देश में 8 महीने बाद सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए पाकिस्तान ने कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत दक्षिण अफ्रीका, रवांडा और तंजानिया समेत 12 अफ्रीकी देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध को कम कर दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के स्वरूप के उभरने के बाद नागर विमानन प्राधिकरण ने देशों की नई सूची अधिसूचित कर दी है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां
पर अमेरिका ने भारत को दे डाली है धमकी। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने को लेकर कह डाली है ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर अमेरिका ने भारत को अप्रत्यक्ष रूप से चेताया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अगर भारत रूस से यह मिसाइल सिस्टम खरीदेगा तो उस पर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दोस्तों बड़ी खबर है ये भी। भारत दौरे पर आए ऑस्टिन ने कहा है कि इस संबंध में उनकी अपने समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि ऑस्टिन ने अमेरिका के सभी सहयोगियों व साझेदारों से आग्रह कर दिया है कि वे रूसी उपकरण खरीदने से परहेज करें, अन्यथा उन पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका ने इनडायरेक्टली भारत को ये आश्वस्त कर दिया है दोस्तों कि अगर रूस से S-400 मिसाइल खरीदा जाएगा तो अमेरिका के लिए, तो भारत के लिए अमेरिका में रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर देश है दोस्तों, उसको किसी भी देश के दरवाजे खुले हो या बंद हो से मतलब नहीं है, और भारत कभी भी अपने रक्षा प्रणाली और रक्षा उपकरणों से कभी कोई समझौता नहीं कर सकता है दोस्तों। तो ऐसे में आप भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि भारत एक आत्मनिर्भर देश है और सुरक्षा प्रणाली से कोई समझौता नहीं करता भारत। ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि अमेरिका के कान में ये बात पहुंचे और अमेरिका को भी पता चले कि भारत की कितनी जरूरत है अमेरिका को। कल तक अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में भीषण बाढ़ ने मचाई बड़ी तबाही, लाखों लोगों के घर छोड़ने को हुए मजबूर। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य न्यू साउथ वेल्स कई दशकों के बाद भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है दोस्तों। भारी बारिश से आई बाढ़ के कारण लाखों की आबादी अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। तो वहीं मौसम विभाग ने इन इलाकों में आगे भी कई दिनों तक बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। सरकार ने निचले इलाके में रह रहे लोगों को तुरंत अपने घरों को खाली कर सुरक्षित इलाके में जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां इजराइल से खबर है कि 2 साल में चौथी बार 23 मार्च को होंगे चुनाव। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, बीवी घर जाओ के लगे नारे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो नेपाल दुनिया का तीसरा देश जिसने भारतीय टीका कोवैक्सीन को दे दी है सशस्त्र मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, भारत के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के इस्तेमाल के लिए नेपाल की राष्ट्रीय दवा नियामक प्राधिकरण ने शुक्रवार को आपात इस्तेमाल की सशस्त्र मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नेपाल दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने भारत बायोटेक के इस टीके को अपनी मंजूरी दे डाली है। कोवैक्सीन भारत में 26,000 लोगों पर अंतिम चरण के ट्रायल में 81% प्रभावी रही है दोस्तों। इसलिए अगर आप भी नेपाल के इस कदम का दोस्तों दिल से समर्थन करते हैं और भारत की इस कोवैक्सीन को सशस्त्र मंजूरी देने को लेकर खुश है तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू नेपाल जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान से अगली खबर है कि कोरोना से पीड़ित इमरान खान को बुखार और खांसी होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। साथ ही उनकी पत्नी बुशरा भी पॉजिटिव हो गई है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो बीजेपी का संकल्प पत्र, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, पहली कैबिनेट मीटिंग में लागू होगा CAA। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लिए रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादों का पिटारा खोल डाला है दोस्तों। बड़ी बात, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा है कि हमारा मकसद सोनार बांग्ला बनाना है। आइए दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के संकल्प पत्र की घोषणाएं क्या क्या है, बता दें। अमित शाह जी ने कहा है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% रिजर्वेशन देंगे, जबकि पहली कैबिनेट मीटिंग में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करेंगे। हर वर्ष किसानों को भारत सरकार से जो 6,000 रुपए मिलते हैं उसमें राज्य सरकार के 4,000 रुपए जोड़कर दिए जाएंगे, यानी कुल 10,000 रुपए। मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6,000 रुपए दिए जाएंगे। 3 नए एम्स की स्थापना की जाएगी दोस्तों। बड़ी खबर है ये। मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी
शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 10,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग में तय करेंगे कि बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचाया जाए। हमने ये भी तय किया है कि हर व्यक्ति क्या परिंदा भी पर ना मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था हम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी मिलेगा। साथ ही 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपए 3 साल से जो ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, वे सीधे किसानों को बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के इस संकल्प पत्र में वो सारी बेसिक नीड यानी कि आधारभूत जरूरतें हैं दोस्तों वहाँ के नागरिकों को लेकर, और ये संकल्प पत्र एक तरह से अमर पत्र की तरह काम करने वाला है दोस्तों, और हर जरूरतें वहाँ के लोगों की पूरी करेगा दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पूरे बहुमत के साथ इस बार बंगाल में आएगी भाजपा, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और ये बात जरूर लिख दीजिएगा कि आएगी तो भाजपा ही। चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां कोरोना के चलते नासिक से लौटाई गई दक्षिण भारत दर्शन के लिए जा रही ट्रेन, यात्रियों को लौटाए जाएंगे पैसे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे जाने वाली IRCTC की दक्षिण भारत दर्शन ट्रेन को नासिक से लौटा दिया गया। यात्री महाराष्ट्र में घृणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रहे थे। अब IRCTC प्रशासन प्रति यात्री 2-2 हजार रुपए तक लौटाएगा। कितने भाई बहन ऐसे हैं जिनको ये संकट का सामना करना पड़ा है दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो T20 सीरीज से खबर, जहां चैंपियन टीम इंडिया पर ICC ने ठोका भारी जुर्माना। विराट कोहली ने स्वीकारी अपनी गलती। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम ने शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ निर्णायक मुकाबला जीतकर T20 श्रृंखला अपना नाम कर लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम में खेले गए सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 36 रनों से मैच जीता। हालांकि मैच के दौरान टीम इंडिया ने एक बड़ी गलती की, जिसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा। अब ICC ने पूरी टीम के खिलाफ कार्यवाही कर डाली है दोस्तों। आपको बता दें कि ICC ने कप्तान विराट कोहली समेत पूरी टीम पर धीमे ओवर रेट के लिए मैच फीस का 40% जुर्माना लगाया है दोस्तों। एमिरेट्स ICC एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के जवागल श्रीनाथ ने विराट एंड टीम की तरफ से निर्धारित समय में 2 ओवर कम फेंकने पर यह बड़ी कार्यवाही किया। आप क्या कहते हैं दोस्तों, ICC की तरफ से लगाया गया ये प्रतिबंध और जुर्माना क्या सही है दोस्तों, हाँ या ना, बताइएगा जरूर। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और अभी कर दीजिए। इस